हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, तो वो फेल क्यों हुई थी, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई, वो भी हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है, क्योंकि तब वो फेल हुई तभी तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले आप एक बात ये समझ लो कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक ऐसे मतलब नेचर होता है एक मॉलिक्यूल का, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और हमने क्या किया, उसको ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूल रिपेल करेगा, दूर जाएगा उससे, तो उस मॉलिक्यूल को बोल दूंगा मैं कि ये डायमैग्नेटिक है नेचर में। ठीक है, और अगर वो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैं बोल दूंगा उसको पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, आई ना ये चीज़ समझ में। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फेल इसलिए हुई क्योंकि वो ऑक्सीजन है जो उसका नेचर नहीं बता पाई थी सही तरीके से। वो बोलती थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती थी कि जो ऑक्सीजन है वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटल देखा तो वो ऑक्सीजन निकली पैरामैग्नेटिक नेचर में। ठीक है, तो ये वाली एक तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेचर नहीं बता पाई थी सही तरीके से ऑक्सीजन का। ठीक है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती थी कि अगर हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हाफ फील्ड होना जरूरी है, मतलब फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने उसमें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया जैसे XeF2, ये मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो Xe है, जिनोन है, उसमें क्या होता है कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फुली फील्ड होता है इसका ऑर्बिटल। तो जब इसका ऑर्बिटल फुल फील्ड था तो उसने इसके साथ ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया, ये भी हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास यही दो प्रॉब्लम हो गई थी कि ये वाली थियरी जिसके चलते ये वाली थियरी फेल होगी। ठीक है, अब देख लो, एक बात तो हमने ये वाली चीज़ डिस्कस करी कि डायमैग्नेटिक एटम्स रिपल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक नेचर में होते हैं, जिनका नेचर डायमैग्नेटिक होता है, अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो रिपल्सन दिखाएंगे। जो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं एटम्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब ये देख लो लिमिटेशन क्या थी हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स। XeF2 का जो स्ट्रक्चर है उसको वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इन केस ऑफ XeF2 देयर इज नो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसके अंदर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं होता। देन इट शुड नॉट फॉर्म एज पर वीबीटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को माने। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ऑक्सीजन का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एज पर वीबीटी ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक, वीबीटी ने बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो डायमैग्नेटिक होती है नेचर में, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो पैरामैग्नेटिक निकली, बट एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इन दो चीज़ों की चलते हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थियरी थी वो फेल कर गई थी और उसके बाद आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो अब एमओटी देख लेते हैं। एमओटी देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसा आपने पहले वो पढ़ा होगा ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसको ऐसे समझो एक बार सिंपली। जैसा हमारे पास ना एक ना वेव है, एक वेव है सिंपल, ऐसी कोई वेव है हमारे पास। ठीक है, और सेम तरह की एक और वेव है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम इनको ऐड करेंगे ना,
अगर हम इनको ऐड करेंगे और वो कॉन्स्ट्रक्टिवली ऐड करें हम इनको, तो ये ना मिल जाएंगी, मिल के ये कुछ ऐसी बन जाएंगी। आई क्या ये वाली चीज समझ में? मतलब ये अगर हम इनको कंस्ट्रक्टिवली ऐड करें तो ये मिलके और बड़ी बन जाएंगी, ठीक है। और एक होता है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, मतलब हम उनको अलग तरीके से ऐड करते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास एक वेव ये है, ठीक है, और एक वेव ये है। जब हम इसको ऐड करेंगे, इन दोनों वेव को ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मान लो इसको, और ये नेगेटिव है। भाई ये लाइन से अपर साइड में है, ये लाइन से लोअर साइड में है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमको सिंपल एक लाइन मिलेगी ये, ठीक है। तो इस वाले एडिशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एडिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आए ना ये वाली चीज समझ में? ठीक है। तो हम इसका अभी यूज करेंगे। हम इसका यूज कैसे करेंगे? जैसा हमारे पास ना दो एटम्स हैं, और हमको क्या कहना है, उन एटम्स के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनको ओवरलैप कराना है, ठीक है। तो ओवरलैप करने के या उन ओवरलैप करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप कर जाए, कंस्ट्रक्टिवली मिल जाए, या वो डिस्ट्रक्टिवली मिल जाए, ठीक है। तो हमने ना ऐसे लिखा है यहाँ पे, जैसा हमारे पास ना दो ऑर्बिटल है, सॉरी दो एटम्स हैं, तो दो एटम्स हमारे पास कंस्ट्रक्टिवली भी ऐड ऑन हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिवली भी ऐड ऑन हो सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर हम कंस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन करते हैं तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, भाई बाहर से देखने पे तो दोनों सेम ही लगेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिवली एडिशन करके जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और जो डिस्ट्रक्टिवली एडिशन होगा उसमें क्या होगा कि जिस एरिया में ये मिल रहे हैं ना, जिस एरिया में ये मिल रहा है ना, वो वाला ना वहां पे ना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आई ना ये वाली चीज समझ में? और हमको उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया इनमें? जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स का कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हुआ तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आया। इसके जो सेंटर में है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके सेंटर में मैक्सिमम है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काफ़ी अच्छी डेंसिटी है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में वो वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हुआ एटम्स के ऑर्बिटल्स का, उसमें हमने क्या देखने को किया कि जो बीच वाला एरिया है वो कैंसिल आउट कर गया पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, ठीक है ना। और वहां पे ना हमको ना इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी ना वो जीरो होगी, ठीक है ना, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया वो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं नोडल सरफेस, ठीक है। तो सिंपल सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये बोलती है कि जब भी दो एटम्स के ऑर्बिटल ऐड ऑन होते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। भाई एक एटम ये है, एक एटम ये है, जब ये ऐड ऑन होंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन हुए हैं तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर ये डिस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन हुए हैं तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टिवली वाला है उस वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोल देंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसको बोल देंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको बोल देंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, ठीक है। आई ना ये वाली चीज समझ में? तो हम इसको बोल देंगे ABMO, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। भाई किसी ने अगर किसी के साथ बॉन्डिंग कर ली या किसी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रखी है तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल ही होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टेबल है, जब भी कोई चीज़ स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी लेस है, ठीक है। अब क्योंकि इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया
तो जब इसने बॉन्ड ही नहीं बनाया किसी के साथ, तो हम इसको ऐसे बोल देंगे क्या कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, इसको अनस्टेबल बोल देंगे हम। ठीक है, और जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि एक छोटा सा बच्चा है, जब तक उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, वो ऐसा कभी यहाँ पे जा कभी वहाँ पे जा, मतलब वो आराम से नहीं बैठेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो अनस्टेबल रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। लेकिन जब उसकी एनर्जी लेस हो जाएगी, जब वो थक जाएगा, जब उसकी एनर्जी लेस हो जाएगी, ठीक है, तब वो फिर एक जगह पे बैठ जाएगा, उसको बोल देंगे हम कि वो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो याद रखना, जब भी एनर्जी कम हो तो हम उसको बोल देंगे कि ये अब स्टेबल हो गया। जब एनर्जी ज़्यादा हो हम उसको बोल देंगे अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी अभी हमने दो ही चीज़ समझी कि अगर दो एटम्स के ऑर्बिटल मिलेंगे तो हम उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। और दो तरीके से मिल सकते हैं वो, या तो वो कंस्ट्रक्टिवली मिल जाए, तब तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर वो डिस्ट्रक्टिवली मिले तो हमारे पास होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इस वाली चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास हम देख लें कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल एडिशन हो गया भाई, साई ए प्लस साई बी, मतलब कि हमारे पास एक तो मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, और हमने उनके ऑर्बिटल्स को ऐड ऑन कर दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो इसको ऐड ऑन कर दिया हमने। ठीक है, तो सिग्मा आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हमने उनको डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस में ऐड ऑन किया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तभी तो हमारे पास इस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार से, और इसको करेंगे हम सिग्मा से। ठीक है क्या, ये वाली चीज़ समझ आई क्या? तो तुम्हें सिंपल सी याद रखना कि जब भी दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो ये तो वो कंस्ट्रक्टिवली मिल सकते हैं या वो डिस्ट्रक्टिवली मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है। और जब डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाले को हम सिग्मा के ऊपर स्टार लगा के दिखाएंगे, और इसको हम खाली सिग्मा से दिखा देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई क्या? है ना? अब हमारे पास होता क्या है कि जब भी हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। अच्छा, ये वाली चीज़, ये दो पॉइंट है, ये रह गई, मतलब हमने डिस्कस तो कर लिया, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने तो बोला है कि दो एटम्स हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। वो चीज़ अलग है कि ये बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। लेकिन हम किसी भी तरीके से ऐड कर ले, कोई से ना कोई से तो बन ही जाएगा जब हम दो एटम को ऐड करेंगे। ठीक है, combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy and same symmetry about the molecular axis। ये बोलते कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, या तो सेम हो, या अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है तो भी चल जाएगी। ठीक है, और जो उनकी वो सिमेट्री है, जैसे ये सिमेट्री है, ये भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इनको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई है ना? तो अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी ने हमको कई सारी चीजें बताई, जैसा कि कई सारे मोलिक्यूल बिहेवियर बताए। फर्स्ट है जैसा स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल, हम मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताया इन्होंने। ये बोलते कि वी विल काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, अगर हमें इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पता चल जाए। ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए हमको कि एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर बॉन्डिंग वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम मॉलिक्यूल को बोल देंगे कि वो स्टेबल है। अगर एंटी बॉन्डिंग वाले में, भाई एंटी बॉन्डिंग वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोल देंगे अनस्टेबल। ये एन बी और एन ए क्या है भाई, नंबर ऑफ बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। अभी हम इसको प्रॉपर निकाल के देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है ना। अभी आप सिंपल इतना समझ लो कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमको उसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, और जो एंटी बॉन्डिंग में है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। अगर बॉन्डिंग वाले ज़्यादा होंगे तो स्टेबल है मॉलिक्यूल, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है। अभी अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में तो आप थोड़ा वेट करो, जब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक मॉलिक्यूलर बिहेवियर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि भाई दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उस चीज को हम बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमको बस एक बार अगर ये पता चल जाए ना कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हमको ये वाली चीज पता चल जाए तो हम स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे, हम बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स और उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया है वो अगर पॉजिटिव है, भाई +1 आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया, तो हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है। अगर जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया है वो नेगेटिव में चला गया, ये 0 आ गया, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ये अनस्टेबल है। आई क्या ये वाली चीज समझ, ठीक है। जो थर्ड बिहेवियर है वो है बॉन्ड लेंथ। तो हमको पता होता है कि जब हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया तो उससे बॉन्ड लेंथ का क्या कनेक्शन होता है। अगर हम बोल दें कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो हम सिंपल सी चीज ये बोल देंगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पहले सिंगल, भाई पहले तो बॉन्ड सिंगल था फिर वो डबल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भाई पहले 1 था अब यहाँ पे 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हुआ ना तो जो बॉन्ड की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। आई गई ये वाली चीज में, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास दो मैग्नेटिक नेचर होते हैं, मतलब या तो वो डायमैग्नेटिक होगा या वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मैंने वीडियो के इनिशियल में बताया था, आपको अभी बताया था कि होता क्या है ना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करें, पता कैसे लगाएंगे कि ये डायमैग्नेटिक है कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास अगर वो सब के सब पेयर्ड हैं, सब पेयर में इलेक्ट्रॉन है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, अगर हम कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उसको बोल देंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। और अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। क्लियर है क्या ये वाली चीज, ठीक है। अभी हमने 4 मैग्नेटिक बिहेवियर देखे अभी, ठीक है। और एमओटी की जो हमने पढ़ा कि एमओटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसके अंदर क्या आता है कि एक आता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना इसको, क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना तो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, देखो सुनो। जैसा हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, तो एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, पहले 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है,
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास हम दो ऑर्बिटल्स का ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 1s, इसको बोल दिया 1s और इसको भी बोल दिया 1s। भाई तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम दो एटम्स को ऐड करेंगे तो वो एडिशन दो तरीके का हो सकता है, या तो वो कंस्ट्रक्टिवली हो जाए जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, या वो डिस्ट्रक्टिवली हो जाए जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये ना दो तरीके से ऐड हो सकते हैं। भाई ये दो तरीके से ऐड हो सकते हैं, या तो ये ऐसा हो जाए कि ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड हुए और हमारे पास एक मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, बॉन्डिंग वाले का। कंस्ट्रक्टिवली अगर दो एटम्स ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। भाई 1s एक मिले तो सिग्मा 1s बन गए हैं। ठीक है, सिग्मा क्यों आया? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन हुए हैं। अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन हो जाए तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, वो कुछ ऐसा होगा एंटी बॉन्डिंग वाला। तो मैं उसको दिखाते हैं हम सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या कि यहाँ पे बॉन्डिंग वाला बना है BMO और ये बना है ABMO। ठीक है, आई क्या ये वाली चीज समझ में? ठीक है, तो जब भी दो ऑर्बिटल्स ऐड ऑन होते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टिवली हो जाए तो ये बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिवली हो जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है क्या, है ना? इसको ये वाली चीज समझ में आई? 1s और 1s ऐड हुए। ठीक है, अब अगर 2s और 2s को ऐड करना चाहूँ मैं, ठीक है, तो वो कैसे होंगे? भाई हमने कहा कि हमारे पास एक 2s ऑर्बिटल है, एक दूसरे एटम का 2s ऑर्बिटल है, और मैं ना इनको ना ऐड करना चाहता हूँ। तो तुम बोलोगे कि भैया फिर ये भी तो दो तरीके से होंगे, या तो ये कंस्ट्रक्टिवली हो जाएंगे या डिस्ट्रक्टिवली हो जाएंगे। तो ये इनके भी दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिवली होगा तो मैं इसको बोल दूंगा सिग्मा 2s, और ये डिस्ट्रक्टिवली होगा तो मैं इसको बोल दूंगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बना दिया, है ना? समझ आ रही है क्या आपको? भाई सिंपल सी चीज है यार, हमारे पास दो एटम्स हैं, उनके हम ऑर्बिटल्स को ऐड ऑन कर रहे हैं। भाई दो तरीके से ही हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिवली हो जाए तो BMO बन जाएगा, और डिस्ट्रक्टिवली हो जाए तो ABMO बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी कंस्ट्रक्टिवली है तो ये बन गया। पता कैसे चला? क्योंकि सिग्मा वाला है, और एंटी बॉन्डिंग वाले को हम सिग्मा स्टार लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2s ऑर्बिटल्स को कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली ऐड कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में आता है हम p वाला वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास p ऑर्बिटल हो, 2p, 2p। ठीक है, तो इसमें जो 2p होता है उसमें तीन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है ना, तीन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इनका भी कुछ नाम रख लेंगे। भाई इनका नाम रख लेते हैं हम PX, PY और PZ। PX, PY और PZ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको, भाई ये भी ऑर्बिटल है, 2p के ऑर्बिटल है, ये भी एक एटम के 2p के ऑर्बिटल है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो भी फिर दो तरीके से होंगे, या तो ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन हो जाए या डिस्ट्रक्टिवली ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, पहले एक्स और वाई वाले को एक्स और वाई वाले से ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये पहले कंस्ट्रक्टिवली ऐड कर दूं मैं, क्योंकि हम पहले कंस्ट्रक्टिवली करते हैं ना, क्योंकि उसकी एनर्जी
जो कंस्ट्रक्टिव से मिलता है हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी होती है कम। ठीक है, तो हम इसको जब ऐड ऑन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आई क्या ये वाली चीज समझ में? ठीक है भाई, हमने पी एक्स और पी एक्स पी वाई को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, तो अब इनका नाम लिख ले, तो क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिवली वाले हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा पी एक्स। अब सिग्मा क्यों लगाया हमने यहाँ पे? सिग्मा भाई हमने यहाँ पे सिग्मा लिखा क्योंकि भाई एस होता है जो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है एस के साथ, तो सिग्मा ऑर्बिटल हो गया वो। यहाँ पे भी हम एस ले लेते, एस ले लेते तो ये भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिग्मा ले लिया था, लेकिन पी और पी के बीच में तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो पाई ऑर्बिटल बोल दूंगा ना इसको मैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम बोल देंगे हम पाई टू पी एक्स। आई क्या ये वाली चीज समझ में? और इसको बोल देंगे हम पाई टू पी वाई। ठीक है क्या? लेकिन जो जेड वाला होता है ना, जब ये जेड वाला इस जेड वाले के साथ मिलेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्टिवली मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है उसका नेम हम सिग्मा करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम बोल देंगे जब ये वाला इस वाले से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा सिग्मा टू पी जेड। ये चीज समझ आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिवली मिल गए। अब डिस्ट्रक्टिवली भी तो मिलेंगे, तो सिंपल है, डिस्ट्रक्टिवली में तो बस पाई स्टार हो जाएगा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो जब ये डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो हम कुछ ऐसा बना देंगे इनको, तो इसका नाम हो गया पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और ये जेड वाला जब कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा तो इसको बोल देंगे हम सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास एक डायग्राम आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार अगर आपने इस डायग्राम को बनाना सीख लिया तो आप इजीली फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। अब सेकंड चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो एनर्जी है ना जो हमारे पास, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो मैं बोल दूं कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी इससे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा इसकी है, इससे ज़्यादा इसकी है, इससे ज़्यादा इसकी है, इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, फिर इन दोनों से ज़्यादा इसकी एनर्जी है। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा इन दोनों की एनर्जी है, और जितनी इन दोनों की एनर्जी सेम है और सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी है। ठीक है, आई चीज़ समझ में? अब हम ना एक क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ, मतलब क्वेश्चन तो आ ही जाएगा समझ में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो आप इस पे, यहीं पे देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो बोलते हमको कि H2 है जो हमारे पास, उसके उसकी पहले तो ये चार चीजें बता दो आप। स्टेबिलिटी बता दो H2 की, बॉन्ड ऑर्डर बता दो H2 का, और मैग्नेटिक नेचर बता दो H2 कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जब बता, मतलब तभी तो बता पाएंगे हम ये सब चीजें H2 के बारे, जब हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ना इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपल होता है 1s1। ठीक है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो हम इसको इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में फिल करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई
एक है भाई, 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दिखा दिया हमने, ठीक है, और एक इसके इस वाले के पास भी तो होगा, क्योंकि H2 है भाई, इधर एक H का एटम है, इधर एक H का एटम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। आई क्या है वाली चीज़ समझ में, ठीक है भाई, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो हमने फिल कर दिए, ठीक है। अब ये बोलते कि आप पहले तो हमें इसकी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बता दो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है या नहीं है। तो हमने कहा कि भाई स्टेबिलिटी तो हम ऐसे बताते हैं ना कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लो आप, और जो ABMO है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके काउंट कर लो, और जिसमें ज़्यादा होंगे ना, अगर BMO में ज़्यादा हुए तो स्टेबल है, अगर ABMO में ज़्यादा हुए तो नॉन स्टेबल है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन वो BMO में है और ABMO में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैं बोल दूंगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है H2 ये स्टेबल है, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर है क्या ये वाली चीज, ठीक है। अब हमको सेकंड चीज पता करनी है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर BO, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस कहते हैं, तो ठीक है, तो NB माइनस NA, बॉन्डिंग वाले में कितने हैं, बॉन्डिंग वाला यही तो है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इसमें है 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या 1, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और हम ऐसे बोल देंगे जब भी इसको सोल्व करके पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो हमको यहाँ से पता चल गया इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, और क्योंकि 1 है पॉजिटिव तो हम इसको स्टेबल बोल देंगे, तो स्टेबिलिटी वाली चीज़ हमको यहाँ से भी पता चल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक नेचर की, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर की। अब मैग्नेटिक नेचर हम देखेंगे 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो डायमैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक हो, ठीक है। डायमैग्नेटिक मतलब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, तो मेरे को तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमको इस वाली लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना। अभी आप बोल दो कि भैया ये अनपेयर्ड नहीं है क्या इधर, तो वो नहीं देखने हमको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में देखने, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं बोल दूंगा कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। आई क्या है वाली चीज समझ में, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि H2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो, तो आप ऐसा बना दोगे कुछ, वो ऐसा बोल देंगे H2 देंगे कि बताओ ये डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है, तो वो भी आपको ये डायग्राम बना के ही पता चलेगा। उन्होंने इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया तो भी आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। आई ना ये वाली चीज़ समझ में, तो पहला एग्जाम्पल हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम हीलियम, ठीक है। अब आपको अगेन इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि तीनों चीज़ें आप इसके लिए बता दो, आप स्टेबिलिटी बता दो इसकी, बॉन्ड ऑर्डर बता दो और नेचर बता दो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है फिर हम बता देंगे, तो जो हीलियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, भाई 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल एक एटम के पास, ठीक है, तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे फिर, ठीक है। तो सेम ही होगा ये भी, भाई हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 1 और 2, और क्योंकि 2 एटम्स हैं तो उधर भी 1 और 2, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन बीच वाली लाइन में फिल करने हैं, कैसे करेंगे, 1 2 3
4। ठीक है, अब ये बन गया हीलियम का जो हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी स्टेबल है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है। हम पहले ये वाली चीज़ फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने पड़ेंगे। बॉन्डिंग में कितने हैं 1 और 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 और 2, तो ये तो इक्वल हो गए भाई ना। अगर बॉन्डिंग में ज़्यादा होते तो मैं स्टेबल बोल देता, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होते तो मैं नॉन स्टेबल बोल देता, पर ये तो इक्वल हो गए। तो याद रखना, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो भी नॉन स्टेबल है, वो अनस्टेबल है कंपाउंड। ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि इसके बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है, तो इस मॉलिक्यूल को बोल दूंगा मैं अनस्टेबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था, 1/2 इंटू बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग के माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है भाई, बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में भी 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाता है तो अनस्टेबल है हमारे पास, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और 0 है तो अनस्टेबल हो गया। क्योंकि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तभी आप इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हो। कभी आपने देखा He2 बना हुआ कहीं पे? ठीक है, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम ऐसे देखते नहीं कहीं पे। ठीक है, अच्छा एक नेचर भी तो बताओगे इसका कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। हमने कहा कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 1 2 पेयर्ड है, 1 2 पेयर्ड है, ठीक है, तो पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। क्योंकि ये पेयर्ड है तो हम इसलिए बोल देंगे इसको कि ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। आई क्या ये वाली चीज समझ? ठीक है, ठीक है ना। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये है B2। आपको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और आपको इसके बारे में इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना है और इसके नेचर के बारे में बताना है। ठीक है, आई चीज़ समझ में? तो सबसे पहले तो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इसका होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो हमारे पास इसके पास टोटल 2 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फिल करेंगे हम इसको सिंपल। पहले तो भाई 1s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 2s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर भी सेम होगा क्योंकि 2 एटम है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और भी इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो हमको सबसे अच्छा, हाँ टोटल कितने हो गए 2 4 5 और 5 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो 10 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसकी स्टेबिलिटी बता दो, आप इसकी स्टेबिलिटी बता दो मेरे को। ठीक है, तो आप काउंट करोगे भाई, पहले देख लो कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और नॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्डिंग में 2 2 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बॉन्डिंग में, और नॉन बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग वाले के ऊपर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब हमने कहा क्योंकि भाई बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हैं
तो हमने इस वाले मॉलिक्यूल को बोल दिया स्टेबल। ये वाला मॉलिक्यूल हो गया स्टेबल, है ना? आई चीज समझ में? ठीक है। अब हम सेकेंडली क्या देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। NB कितने हैं हमारे पास, 6, और NA कितने हैं, 4। तो ये आ जाएगा 2 और 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इनके बीच में 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1। और जब 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर या पॉजिटिव में होता है, भाई पॉजिटिव 1 ही तो है ये, तो इसको स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा, अब थर्ड हम क्या कहते हैं कि इसका आप नेचर बता दो, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो वो भी बता दोगे आप कैसे, भाई पेयर्ड 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 पेयर्ड, ये अनपेयर्ड है यहाँ पे, और एक भी अगर कहीं पे अनपेयर्ड है ना, तो हम उसको बोल देंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि पैरामैग्नेटिक में वो होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ आ गई है ना? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। जैसा एक देख लो आप, C2। ठीक है, तो मैंने आपको C2 एक मॉलिक्यूल दिया और बोल दिया कि इसकी आप स्टेबिलिटी बता दो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो, और इसकी डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है वो वाला नेचर बता दो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ये होता है 1s2 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। तो 1s में है 2, 2s में भी 2 है, 2s में 2, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2। ठीक है, अब जैसे इधर है वैसे ही उधर होंगे, क्यों, क्योंकि C2 है हमारे पास, 2 एटम है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए हमारे पास, क्योंकि 6 एक के पास है, दूसरे के पास भी 6 है, तो 12 हो गए। अब हम 12 को यहाँ पे फिल करेंगे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छा अब देख लो, अब हमारे से पूछा गया था कि इसकी स्टेबिलिटी बता दो, और स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड आउट करना होता है पहले। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले देख लो, 2 2 4, ठीक है, 4 और 5 6 7 8, 8 है हमारे पास बॉन्डिंग में। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4। ठीक है, तो अब जब हमको पता चल गया कि भाई जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो ज़्यादा हैं, तो हम इस मॉलिक्यूल को बोल देंगे कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। ठीक है, अगर नॉन बॉन्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग वाले ज़्यादा, सॉरी नॉन बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा होते तो हम अनस्टेबल बोल देते उसको। ठीक है, अब सेकंड फाइंड आउट कराएंगे बॉन्ड ऑर्डर की, इसका ना आप बॉन्ड ऑर्डर बता दो। हमने कहा भाई बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 NB माइनस NA, और ये हो जाएगा 1/2 8 माइनस 4। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2।
ठीक है। अगर हम थर्ड चीज़ हमको इसकी फाइंड आउट करनी थी कि इसका नेचर बताओ, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, वो आप खुद बताओ। भाई ये तो डायामैग्नेटिक ही लग रहा है क्योंकि सारे में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम कि ये डायामैग्नेटिक नेचर है इसका। ठीक है, आई चीज़ समझ में? ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लो इसका। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब आप एक ना छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स में से, भाई अगर हमारे या तो हमारे पास O2 आ जाए, F2 आ जाए, या हमारे पास Na2 आ जाए, अगर हमारे पास इन तीन मॉलिक्यूल्स में से कोई भी आ जाए तो उसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा ना, वो ये वाला नहीं होगा, इसमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा हमको, तब जाके वो इन वाले मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। कहना क्या पड़ेगा कि जो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला ऑर्बिटल है ना, सिग्मा 2p z, इसको हमें इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों को ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट ये बोल रहा हूं कि देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखना आई गया ये वाली चीज समझ में आपको? हमने क्या किया कि जो नीचे की साइड था उसको हमने ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को नीचे कर दिया। ठीक है क्या? ये हल्का सा आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इन तीनों में से किसी का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये हल्का सा चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं बोल दूं आपको कि आप O2 का ही बना दो, O2 का बना दो और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो और इसकी वो जो नेचर बता दो, बॉन्ड ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी बता दो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, क्योंकि जो चेंज करना था वो तो हमने कर दिया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2p4। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया ऑक्सीजन का। ठीक है ना, अब इसको फिल कर लो। भाई 1s में कितने हैं? 2, तो 1s में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक देंगे ना हम सबको, 1 2 3 और 4। सेम वैसे ही उधर की साइड होगा, 1 2 1 2 और 1 2 3 4। ठीक है ना, अब ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। भाई 8 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हो गए, 8 ये वाले हो गए, तो हम अब इनको यहाँ पे फिल करेंगे 16 को। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है क्या? 15 और 16 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना था कि हमको बतानी थी इसकी स्टेबिलिटी, कि ये स्टेबल है नहीं है। उसके लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 है हमारे पास बॉन्डिंग वाले, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग वाले देख लो, 1 2 3 4 5 6। कंफ्यूज मत करना कि कौन सा बॉन्डिंग कौन सा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला है स्टार वाला और बॉन्डिंग वाला है जिसपे स्टार नहीं है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हैं तो हमने बोल दिया कि स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल है कंपाउंड हमारे पास, ठीक है। अब हमको इसका बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 NB माइनस NA, ठीक है। तो ये 10 माइनस 10 में से 6 गए तो 4 और 4/2, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, ठीक है। थर्ड है, इसका हमको नेचर बताना है, डायमैग्नेटिक नेचर है या पैरामैग्नेटिक। तो देख लो आप, क्योंकि यहाँ पे एक 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अगर एक भी होता तो भी हम पैरामैग्नेटिक ही बोल देते इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और यही वाली चीज, मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ऑक्सीजन का, यही बताना था वीबीटी को, पर उसने ऐसे बोल दिया था कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का नेचर होता है ना वो डायमैग्नेटिक होता है, तो इस पैरामैग्नेटिक नेचर को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। आई ना ये वाली चीज समझ में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ना आपको ये बोल दूं कि जो इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, आप उनके ना एनर्जी का ऑर्डर बता दो। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि जैसे जैसे अपर साइड में जा रहे हैं हम, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो लिख दोगे क्या इसको आप, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि पहले तो होगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, इसके बाद क्या है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसके बाद क्या है सिग्मा 2s, इसके बाद क्या है सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद क्या है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2 सॉरी उसके बाद है पाई 2px, पाई 2px, ठीक है। और उसके साथ में ही है हमारे पास, क्योंकि इक्वल है तो मैंने ये लगा दिया 2py, दोनों साथ में है ना तो इनके बीच में इक्वल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, और ये भी दोनों साथ में ही है तो इन पे भी हम इक्वल लगा देंगे। उसके बाद है इसके साथ में है पाई स्टार 2py, ठीक है। और इनसे बाद में है सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये हमने ऐसे लाइन से लिख लिए, ठीक है। और हमको पता है जैसे जैसे कि हम नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, इनके तो बीच में इक्वल है, इनकी एनर्जी तो इक्वल ही रहेगी, ठीक है। ये तो ये एनर्जी का हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर इन केस ऑफ O2, ठीक है। या F2 का भी केस हो, Ne2 का भी केस हो, एनर्जी का ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमने हल्का सा चेंज किया था, अगर मैं बोल दूं कि आप ना कार्बन के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ और उसका ऑर्डर लिख दो, तो बस आपको हल्का सा ये चेंज करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को पहले लिखना पड़ेगा और जेड वाले को बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस फिर आपको सिंपल सा वही रूल फॉलो करना है आपको कि इन दोनों को तो नीचे लिख लियो और इसको लिख लियो ऊपर की साइड, ठीक है। और लाइन से लिख दियो इनको और फिर ऐसा इंक्रीज वाला ये वाला ऑर्डर बना दियो, ठीक है। आई ना ये वाली चीज समझ में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। ये फाइनल थियरी है हमारे पास मॉलिक्यूल्स को लेके कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए, मतलब जो मेजर टॉपिक्स थे, पर दो छोटे से टॉपिक्स हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम 10 मिनट्स का होगा वो, और एक हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है।
वो तो 5 ही मिनट का होगा, ठीक है। तो एक 15 से 20 मिनट की वीडियो मिल जाएगी आपको बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसमें, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है।